हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी लाइन ऑफ कोलिमेशन की। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकालेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन खत्म होने के बाद हम यहाँ पर कैसे हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करते हैं, हम यहाँ पर थ्योरलाइट के थ्रू, क्लैंप स्क्रूज क्या होते हैं हमारे पास, टेंजेंशियल स्क्रूज क्या होते हैं, अपर प्लेट लोअर प्लेट का काम क्या है, किस तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें डिफाइन होती है, सारी बातें हम यहाँ पर आज करने वाले। ठीक है, सबसे पहली चीज देखें आप यहाँ पर लाइन ऑफ कोलिमेशन। हमारा जनरली क्या होता है कि जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, इन दोनों का सर एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, ये लफड़ा क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो देखो, जब आप इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन आपको दोनों की सेम ही नजर आएगी, है ना। जब भी आप यहाँ पर निकाल के देखेंगे, उठा के देख लें आप लोग, आप यहाँ पर उठा के देखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी सेम है और सेम ही लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन भी आपको सेम देखने को मिलेगी। अब देखो, लाइन ऑफ साइट का मतलब है सर जो आप यहाँ पर साइट कर रहे हैं वो साइटिंग की आपके पास यहाँ पर लाइन दिखा रहा है ये। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये मेरा टेलीस्कोप है। ठीक है, इसको समझाते हैं आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, इस डायफ्राम के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक डायफ्राम लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक डायफ्राम लगा हुआ है। यहाँ पर कह दूं सर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आई पीस है और ये मेरे पास रहता है कौन सा, ऑब्जेक्ट पीस। दिस इज माई ऑब्जेक्ट पीस, आई पीस, ऑब्जेक्ट पीस, और बीच में जो आपका लगा है इसको आप यहाँ पर क्रॉस हेयर बोलते हैं और यहाँ पर आपका डायफ्राम होगा। क्या होगा, यहाँ पर आपका डायफ्राम होगा, डायफ्राम के अंदर आपका क्रॉस हेयर्स लगा होगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ से आप कुछ भी चीज देखोगे, है ना, देखोगे तो सिंपल सी बात है सर, देखना तो है ही हमें। यहाँ पर मान लेता हूँ कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पर साइट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मेरे को यहाँ पर साइटिंग करनी है। साइटिंग करूंगा तो मैंने यहाँ पर रखी आंख रख के मैंने देखा कि चलो ठीक है सर, क्रॉस हेयर से मैंने देखा कि सर ये क्रॉस हेयर जो है आपका यहाँ से चलता चलता ये यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को कट कर रहा है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये आपके पास जो ब्लू लाइन आपको देखने को मिली है, ये ब्लू लाइन आपने यहाँ पर निकाल ली सबसे पहले। ठीक है, अब ये जो साइटिंग है मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, इस लेंस को ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। इसको अभी ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा है, ऐसे देख लिया मैंने, है ना। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने, तो ऊपर करूंगा तो कुछ ये लाइन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करूंगा तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो इस सारे केसेस के अंदर ये जो लाइन है आपकी ब्लू वाली, इस लाइन को आप यहाँ पर लाइन ऑफ साइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये लाइन ऑफ साइट है। इसके बारे में लिखो तो ये भी आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये भी अभी आपके लिए आप यहाँ पर लाइन ऑफ साइट मान लें। ठीक है, ये तीनों आपकी क्या चल रही है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब साइटिंग कर रहा हूँ, साइटिंग करते हुए मुझे जो दिख रही है लाइन वो सीधी इमेजरी लाइन है, दिखेगी नहीं, लाइन नहीं है आपके, बस दिख रहा है आपको ना, ऑब्जेक्ट की इस पर्टिकुलर लाइन को ट्रेवल करते हुए आपकी साइटिंग जा रही होगी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। लेकिन अब देखो, लाइन ऑफ साइट है और आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है किस एक्सिस का। यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल वाली जो प्लेन्स है ना, इन सबके बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका। तो जब भी लाइन ऑफ साइट आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, जिस किसी केस पे लाइन ऑफ साइट आपकी हॉरिजॉन्टल देखने को मिले, इस पर्टिकुलर केस को आप यहाँ पर क्या उठा देंगे, इस पर्टिकुलर केस को आप यहाँ पर, इस पर्टिकुलर लाइन को आप यहाँ पर लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देंगे। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, दोनों सेम ही हैं। बस दिक्कत क्या है कि सर जब लाइन ऑफ साइट आपकी हॉरिजॉन्टल बन जाती है तो इसको आप यहाँ पर क्या कह देंगे, आप इसको लाइन ऑफ कोलिमेशन नाम दे देंगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, सीधी सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। इधर उधर लाइन ऑफ साइट तो एक बहुत बड़ा सा नाम हो गया ना आपका, कि लाइन ऑफ साइट में तो मतलब कैसा भी हो सकता है। लेकिन जब मैं बोलूंगा आपके सामने लाइन ऑफ कोलिमेशन, तो आपका आंख खुल जानी चाहिए कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में जा रहा है मामला। ठीक है, सिंपल है, कैसे जा रहा है मामला, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में एक की लिखाऊंगा आप लोग, बाकी आप समझ ही जाना है यहाँ पर कि ये वाली पर्टिकुलर नोट भी आपके सामने यहाँ पर मेंशन करा दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, लाइन ऑफ कोलिमेशन के बारे में लिख देते हैं हम यहाँ पर कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग। अब क्या क्या ज्वाइन करेगी देखो, तो यहां पर हमने क्या क्या ज्वाइन कराना है, एक तो ये ज्वाइन कराना है ना। ठीक है, तो ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स, joining the intersection of crosshairs and optical center of objective glass and its continuation। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखेंगे। अच्छा सर, अगर यदि क्या हो कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे पास, कोई एमसीक्यू आपसे पूछ लिया गया है और एमसीक्यू के अंदर आपसे बोला है कि चलो ठीक है सर, यहाँ पर ऑप्शन में आपको लाइन ऑफ कोलिमेशन में दे दिया है, लाइन ऑफ साइट भी दे दिया और आपको डेफिनेशन सेम ही लिख रही है, तो सर हम उस केस में क्या माने, क्या मेरे पास करेक्ट आंसर होगा, तो उस केस में आपका करेक्ट आंसर लाइन ऑफ साइट बन जाता है। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट को आपको प्रेफरेंस देनी है। अगर यदि वहां पर लाइन ऑफ साइट नहीं है तो वहां पर लाइन ऑफ कोलिमेशन आपको देके रखेगा, है ना। वैसे तो दोनों केसेस आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दे दे अगर मान लो गलती से, तो लाइन ऑफ साइट आप लगा के आ जाना। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिखें कि लाइन ऑफ साइट
when it horizontal becomes line of कोलिमेशन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल रहेगी। देखो पैरेलल से भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे ना कि लाइन ऑफ साइट व्हेन कम्स एट हॉरिजॉन्टल इट बिकम्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पुट अप किया गया है। तो कैसे भी आपसे घुमा फिरा के देगा, कान पकड़ेगा, कान पकड़ के यही लेके आएगा आपको, है ना। ठीक है, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन आपको यहाँ पर कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, है ना। बढ़िया, आगे चलो उससे सेकंड नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सेकंड नंबर पे आती है आपके पास क्या, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप से क्या मतलब है। देखो वही अगेन यहां पर बना देता हूं आप लोगों के सामने कि ये मेरी टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप के अंदर यहां पर मेरे पास क्या है, ये डायफ्राम है, ये आई पीस है और यहां पर ऑब्जेक्ट पीस है। ठीक है, अब देखो, अब अगर यदि यहां पर देखो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, अच्छा टेलीस्कोप की एक्सिस क्या रहेगी आपके, है ना। तो देखो टेलीस्कोप की एक्सिस सिंपली आपके पास क्या रहती है कि सर ठीक है, ऑब्जेक्टिव ग्लास का सेंटर आई पीस का आपने यहां पर जोड़ दिया। अब आई पीस से आपने यहां पर कनेक्ट कर देना इसको, है ना, आई पीस से। तो ये जो आपके पास बना है ना, ये आपके पास कुछ नहीं बना, ये आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बन गई। क्या बन गई, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बन गई, है ना। और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप आपको यहां पर पैरेलल देखने को मिलेगी किसके साथ, लाइन ऑफ कोलिमेशन के साथ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को यहां पर याद रख के चलना है, बिल्कुल, है ना। इट इज द स्ट्रेट लाइन, इट इज द स्ट्रेट लाइन joining, it is an imaginary straight line, है ना, इमेजिनरी है। ठीक है, imaginary straight line joining center of eyepiece and optical center of ऑब्जेक्टिव ग्लास। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी सी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख दी। अब इसके अलावा हमारी थर्ड नंबर की जो डेफिनेशन निकल के आती है, वो थर्ड नंबर की डेफिनेशन हम यहाँ पर किसके बारे में लिखेंगे, एक्सिस ऑफ लीवल ट्यूब के बारे में, एक्सिस ऑफ लीवल ट्यूब। अब देखो लीवल ट्यूब सब लोगों ने देखा है, लीवल ट्यूब कह दो, बबल ट्यूब कह दो, एक्सिस ऑफ लीवल ट्यूब की जगह बबल ट्यूब भी आपको देखने को मिल जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अगेन, है ना। ये देखो, ये रहा आपका, है ना। ठीक है, यहाँ पर लगी हुई है बबल ट्यूब, एक यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ पर लगी हुई है। अच्छा देखो, यहाँ पर है ना दो सर्कल्स है, एक सर्कल आपको वर्टिकल दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में सर्कल सा दिख रहा है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो है ना आपके पास, ये जो हॉरिजॉन्टल पे जहाँ पर रीडिंग लिखी है, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट आपको हॉरिजॉन्टल एंगल की कैलकुलेशन करने के काम में आएगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। इन दोनों में से आपकी सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन रहती है, ये वाली रहती है ना। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो, अब आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रूली हॉरिजॉन्टल आपकी बनी है नहीं बनी है, तो ये सब बताने का काम कौन करेगी, यहाँ पर बबल ट्यूब आपका काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बबल ट्यूब देखें तो बबल ट्यूब आपके पास एक छोटी सी कर्व टाइप की प्लेट देखने को मिलेगी, है ना, आपको कर्व टाइप की प्लेट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब के बारे में बात करें तो लेवल ट्यूब आपका क्या काम करने का काम आती है कि लेवल ट्यूब में अगर बबल सर सेंटर पे आ रखा है, इसका मतलब है कि अभी पर्टिकुलर में हम हॉरिजॉन्टल में पहुंच चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देते हैं, इट इज एन स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ लेवल ट्यूब। तो यहाँ पर इसके बारे में मेंशन कर देता हूँ मैं, इसके बाद समझते हैं इसके बारे में ना। इट इज द स्ट्रेट लाइन, it is the straight line tangential to the longitudinal curve of level tube and at center of tube। ठीक है, इसका काम क्या है, if bubble is at center, if bubble is at center, then only the tube is horizontal। ठीक है, horizontal and vice versa। ठीक है,
यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर यदि बबल सेंटर पे है तो ट्यूब मेरी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अगर मेरी ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब बबल आपका सेंटर पे होगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा दोनों के दोनों केसेस आपने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो यही सारा काम चलता है आप लोगों के सामने कि अगर मैं बात करूं तो लेवल ट्यूब क्या होता है, तो लेवल ट्यूब के अंदर बबल होता है बेसिकली ना। तो लेवल ट्यूब आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेगी, है ना, ठीक है। ऊपर से आप यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर, तो लॉन्गिट्यूडनल कर्व आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये कर्व के बारे में हम यहाँ पर सेंसिटिविटी के अंदर चर्चा करते हैं, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर हम जब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बबल ट्यूब के बारे में। तो जब सेंसिटिविटी हम नाम से टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब वहां पर इस पूरे कर्व को मैं आपको सामने बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ आप ये याद रखें कि सर बबल ट्यूब के अंदर जब बबल सेंटर पे आएगा तो ट्यूब आपकी हॉरिजॉन्टल पे मानी जाएगी, या फिर मैं कह दूँ हॉरिजॉन्टल के ऊपर आपके पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल में पहुंच जाएगी। अब देखो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के 3 मेथड है। एक है जनरल मेथड आपका जो भी ऑर्डिनरी मेथड रहने वाला है, सेकंड है रिपीटेशन मेथड, तीसरा है रीइटरेशन मेथड, ठीक है। अब ये तीनों मेथड क्या होते हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ना कुछ स्क्रूज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक स्क्रू ये दिख रहा है, एक स्क्रू ये दिख रहा है। सेम ऐसे स्क्रू आपको अपर साइड देखने को मिलेंगे, है ना, 2 स्क्रू। अभी टेंजेंशियल साइड में दिख रहा है तो टेंजेंशियल स्क्रू कहलाएगा, ये आपका लोअर क्लैंप स्क्रू कहलाएगा। ये आपका अपर क्लैंप स्क्रू है, सेम इसके टेंजेंशियल में यहाँ पर लगा होगा एक, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा, आपका टेंजेंशियल। अब देखो ये आपको स्लो डाउन करने के काम में आता है, तो उसको स्लो स्क्रूज भी बोलते हैं, टेंजेंशियल स्क्रूज को, ठीक है। अब देखो इनका काम क्या है। अगर मैं बात करूं कि मैंने सबसे पहले सभी क्लैंप स्क्रूज को टाइट कर रखा है, ठीक है, सबको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सबको टाइट कर रखा है। इसका मतलब है कि अभी इस पर्टिकुलर केस के अंदर लोअर प्लेट, अपर प्लेट और टेलीस्कोप इनमें से कुछ भी नहीं घूम सकता आपका, है ना। बिल्कुल उस जगह पे क्या होगा, इमोबाइल होगा, ये इमोबाइल होगा। इसका मतलब है कि अब घूम नहीं सकते बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो अगर मैंने सबको टाइट करके रखा है, इसका मतलब है कि सर अब ये मेरा टेलीस्कोप कहीं नहीं घूमने वाला, बिल्कुल उसी जगह फिक्स हो गया, सेट हो गया, ठीक है। अब अगर यदि मैंने यहां पर कह दिया कि सर ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया कि सर अपर स्क्रू को तो मैंने टाइट रखा है, अपर स्क्रू तो मैंने टाइट रखा है, लोअर वाले स्क्रू को मैंने लूज किया है, ठीक है। क्लैंप स्क्रूज के बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं, सिर्फ टेंजेंशियल के बारे में बाद में बताऊंगा अभी आपको, है ना। पहले देखो, अगर मैंने अपर वाले को क्या किया, टाइट कर दिया, और मैंने लोअर वाले को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब मैं यहां पर पूरे टेलीस्कोप को 360 डिग्री घुमा सकता हूं जैसे मेरे को घुमाना हो, ठीक है। तो ऐसे मैं प्रॉपर तरीके से क्या कर सकता हूं, पूरा घुमा सकता हूं। लेकिन इसकी सबसे खास बात बताऊं क्या हो गई, इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो दोनों साइड में विंडोज लगी हुई है ना, जिसके ऊपर आप यहाँ पर रीडिंग्स पढ़ पा रहे हैं, ये दोनों रीडिंग्स के अंदर बिल्कुल चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको, यानी कि चेंज होगी ही नहीं ये रीडिंग बिल्कुल जो आपने मार्क कर रखा है, मान लो 0 पे सेट कर रखा है ना आपने, एक बार 0 पे सेट कर दिया, उसके बाद आप अपर को टाइट कर दें, नीचे वाले को आपने क्या कर दिया, लूज कर दिया, आप घुमाते जाओ उसको, रीडिंग 0 रहने वाली है आपकी, है ना, चाहे कितना ही घुमा लो आप, है ना, ठीक है। अब अगर सर मैं इसके अपोजिट एक्शन कर देता हूं, इसके अपोजिट एक्शन अगर मैं कर देता हूं, अपोजिट एक्शन क्या होगा कि सर लोअर वाले को तो मैंने कर दिया टाइट, अपर वाले को कर दिया मैंने ढीला, लूज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे आप यहां पर घुमाओगे ना, वो रीडिंग होगी ना, वो रीडिंग भी चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो वर्नियर के ऊपर यहाँ पर आप जो दोनों दिख रहे होंगे, यहाँ पर वर्नियर भी दिख रहा होगा आपको, 0 से लेके 0 डिग्री, एक साइड 180 डिग्री आपको दिख रही होगी, बाकी 360 डिग्री तक टोटल मार्किंग है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, रीडिंग में चेंज है। जैसे मैंने हल्का सा घुमाया, वो जितने डिग्री टर्न हुआ उतने डिग्री आपको दिखा देगा साफ साफ, ठीक है। ये काम हो गया मेरे किसका, यहाँ पर स्क्रूज का काम हो गया, क्लैंप स्क्रूज का काम हो गया। अब आती है सर टेंजेंशियल स्क्रूज का क्या काम है। अब देखो टेंजेंशियल स्क्रूज क्यों काम में आते हैं, टेंजेंशियल स्क्रू काम में आते हैं कि सर देखो एक टाइम आता है कि जब हमें यहाँ पर मान लो साइटिंग करनी है ना, तो मान लो मैं पूरी जगह से घुमा के ले आया इसको, पूरे को टेलीस्कोप को मैं घुमा के ले आया, जहां से मेरे को घुमा के लेके आना, इधर से इधर से इधर से, है ना, ठीक है। अब मैं एक पर्टिकुलर जगह के नजदीक आ गया, अब मुझे घुमाना ज्यादा नहीं है, बिल्कुल माइन्यूट सा, बिल्कुल जब कहता है ना बिल्कुल फाइनर तरीके से, बिल्कुल छोटे वैल्यूज को हम यहाँ पर करते रहते हैं ना, तो बिल्कुल हल्का सा करना है, तो वो टेंजेंशियल स्क्रूज आपके काम में आते हैं, ठीक है। अब उस टेंजेंशियल स्क्रूज में भी सीन है क्या कि आप क्या चाहते हो, देखो आप क्या चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ऊपर वाली रीडिंग भी चेंज हो जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊं, है ना भाई, जो फाइनर एडजस्टमेंट में कर रहा हूं, फाइनर एडजस्टमेंट्स जो मैं यहां पर कर रहा हूं, वो एडजस्टमेंट्स की रीडिंग भी आपकी कैलकुलेट होनी चाहिए। तो वो एडजस्टमेंट की रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आपको क्या करना है, अपर वाले काम क्या आता है, अपर वाले काम है, अपर वाले काम यही है, ऊपर वाले पे वर्नियर की रीडिंग लगी हुई है, तो अपर वाला काम क्या करेगा, अपर वाला क्या करेगा कि ऊपर वाले को अगर यदि आपने अपर वाले से सेट किया तो रीडिंग भी चेंज होगी, अगर नीचे वाले से सेट किया तो इसका मतलब रीडिंग चेंज नहीं होगी, जो रीडिंग है वो रीडिंग ही रहेगी, लेकिन आपका एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो कुल मिला के अपर वाले को तभी छेड़ना है आप लोगों को जब आपको रीडिंग चेंज करनी है, और नीचे वाले को तभी छेड़ना है आपको जब आपको रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। रीडिंग सेम सी रखनी है आप लोगों को, ठीक है, सेम तरीके से सारी बातें इसकी चलती रहती है, ठीक है। अब अगर इतनी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई ना आपको, तो अभी देखो पूरे मेथड को मैं थोड़ी सी देर में अभी कंप्लीट करके चला जाऊंगा, है ना, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी हमको, है ना, कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज
कि अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें यहाँ पर पता कैसे चलता है कि सर थियोडोलाइट के बारे में क्या सीन है, ठीक है। तो देखो थियोडोलाइट के बारे में एक सीन आप यहाँ पर याद रखो कि जो आपके पास लोअर प्लेट रहती है, जो आपकी लोअर प्लेट रहती है वो बताती है आपकी साइज ऑफ थियोडोलाइट को। जो लोअर प्लेट होती है वो आपकी बताती है साइज ऑफ थियोडोलाइट को, ठीक है। अब साइज ऑफ थियोडोलाइट को बताती है, इसका मतलब क्या है कि देखो थियोडोलाइट की साइज आपको लोअर प्लेट के जितने डायमीटर होगा ना उतने ही डायमीटर का आपको यहाँ पर थियोडोलाइट मार्केट में लेने जाओगे, है ना। मार्केट के अंदर जाके कहोगे आप 10 सेंटीमीटर का मेरे को थियोडोलाइट दे दे, तो 10 सेंटीमीटर की लोअर डायमीटर होगा उसका, यानी कि ये लोअर, जबकि आपकी जो लोअर प्लेट है ना, इस लोअर प्लेट का डायमीटर होगा आपका, है ना। लोअर प्लेट इसके अंदर लगी हुई है, आपको दिखेगी नहीं ऐसे बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पर कह देता हूँ साइज ऑफ द थियोडोलाइट, तो आपकी जनरली रेंज करता है 8 से लेके 25 सेंटीमीटर के बीच में। अब डिपेंडिंग अपॉन कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए, ठीक है, कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए उतनी ज्यादा साइज की लेके आओगे। अच्छा देखो, अगर मेरी प्लेट ये छोटी सी है, देखो दोनों के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको ये बोल रहा हूँ मैं कि ज्यादा बड़ी प्लेट का आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो जितनी प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए, जितने अच्छे रिजल्ट चाहिए आपको, उतनी बड़ी साइज आप यहाँ पर लेके आओगे। अच्छा देखो, 0 से लेके 360 डिग्री की मार्किंग मेरे को इसी प्लेट पे करनी है, एक 0 से लेके 360 डिग्री की मार्किंग मेरे को इसी प्लेट पे करनी है, तो 0 180 यहाँ पर लिख दिया, 0 180 यहाँ पर लिख दिया, है ना। मान लेता हूँ यहाँ पर ये दोनों साइड पे आपके वर्नियर लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा सर देखो यहाँ पर देखो, इस पे वर्नियर भी लगा होगा और साथ साथ देखें तो मेन स्केल की ग्रेजुएशन में आपके पास यहाँ पर छपी रहेगी, तो आप खुद ही देख लो ना आप कि आप छोटी प्लेट पे करोगे तो एंगल मेजरमेंट में आपको दिक्कत आएगी, तो रिजल्ट्स आपके थोड़े खराब हो जाएंगे, रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे दिखेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो ये तो देखने में पता चल जाता है हमें ना। तो साइज ऑफ द थियोडोलाइट आपको कौन दिखाती है, आपको लोअर प्लेट दिखाती है, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पर आपके सामने कर ली। अब चलते हैं पीडीएफ के ऊपर आ जाओ, पीडीएफ के ऊपर आ जाओ। 3 मेथड से हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करने के। पहला मेथड आपको देख लो, अब देख लो ये जो मैंने बोला है ना, बस ये सारी बातें लिखी हुई है इसमें, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ पूरी पीडीएफ में। वैसे सिर्फ आपको याद रखना है, ये बिल्कुल ऐसे आपको छापना नहीं है ना। कॉपी के अंदर अगर कोई नोट्स भी बना रहे हैं तो नोट्स के अंदर छापना नहीं है आप लोगों को, बस सिर्फ इसका वो समझो आप, है ना। बाकी किसी को चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। पीडीएफ, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, है ना, तो ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। किसी को अगर चाहिए तो वहां से आपको उठा सकता है डायरेक्टली, है ना। देखो ये ए हो, ये ओ, ये बी, ए ओ बी के बीच का एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ए ओ बी के बीच का आपको एंगल निकालना है। सबसे पहले रीडिंग को, दोनों रीडिंग को, मैन स्केल की रीडिंग को, साथ के साथ ही आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग को 0 0 पर सेट कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे, 0 0 पर सेट कर लेंगे, ठीक है। 0 0 पर सेट करके आप क्या करेंगे, अपर वाले स्क्रू को टाइट कर देंगे। अपर वाले स्क्रू को टाइट कर दिया, आपका जैसे थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट के अंदर अपर स्क्रू टाइट कर दिया। अपर स्क्रू को टाइट करने का मतलब है आप रीडिंग को नहीं छेड़ना चाह रहे, उठा के लेके आए आप यहाँ पर, ठीक है। तो लोअर स्क्रू को आप ढीला कर देंगे, लोअर स्क्रू को ढीला कर देंगे, अपर को टाइट कर देंगे और यहाँ पर ले आएंगे और 0 ओ ए के ऊपर आप यहाँ पर रख देंगे, ओ ए के ऊपर रख देंगे, ओ ए को साइटिंग कर देंगे। साइटिंग करने के लिए आपके पास क्या काम में आ जाएंगे, आपके टेंजेंट स्क्रूज आपके काम में आ जाएंगे, ठीक है। 0 0 पे बस आपको यहाँ पर मेंटेन रखना है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक ले लिया आपने, बिल्कुल। अब आप क्या करना, अब आप उल्टा कर दो, क्या कर दो सर, लोअर को तो कस दो और जो अपर वाला है उसको ढीला कर दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर आके आपने 0 0 सेट कर लिया एक बार, है ना। यहाँ पर लेके आए आप, यहाँ पर 0 0 सेट कर लिया। अब 0 0 सेट कर लिया, अब 0 0 सेट करके आपने यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये आपके पास ये रीडिंग है, आपके पास ये रीडिंग है, ये आपके पास थियोडोलाइट की प्लेट है ना, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर आपने 0 0 सेट कर लिया, ये 0 0 सेट कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से उठाएंगे, अब आपको क्या करना है, अपर वाले को तो क्या कर देना, लूज कर देना, बॉटम वाले को, जो लोअर वाला है, लोअर वाले को टाइट कर देना। अब उठा के आप यहाँ पर बी को आप यहाँ पर क्या कर दें, देख लें, बी को बाइसेक्ट करा दें, टेंजेंशियल स्क्रू वापस काम में आ जाएंगे आपके पास। यहाँ से उठा के यहाँ पर करा दिया, यहाँ पर कराने के बाद आपने क्या देख लिया कि सर ये आपका हो गया, क्या काम हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो डायरेक्टली यहाँ प्लेट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेट में रीडिंग चेंज हुई होगी, वो रीडिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, आपको एक बार यहाँ भी देखने को मिलेगी। मान लेता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री दिखा रहा है और यहाँ पर 210 दिखाएगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि यहाँ पर तो 30 दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर 210 नहीं दिखा रहा है, 209 डिग्री और कुछ ऐसे मिनट्स आपको दिखा रहे हैं ना। ऐसे कुछ ना कुछ मिनट्स के अंदर यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ 0 है तो यहाँ पर 180 होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 30 किया तो यहाँ पर 30 आप यहाँ पर कर लेंगे, है ना। अगर ये दोनों की रीडिंग अगर सेम आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों पर रीडिंग आपको सेम नहीं आती, इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे, इसकी रीडिंग ऐसे निकालेंगे कि 210 में से आप यहाँ पर 180 घटा देना, आपका कितना आ जाएगा आंसर, सर ये भी कितना गया, ये भी 30 मूव हुआ और ये भी 30 मूव हुआ, है ना। दोनों साइड में आपके पास, दोनों साइड में आपके दोनों विंडोज के ऊपर आपके पास क्या है, वर्नियर्स लगे हुए हैं। तो दो जगह से आप यहाँ पर रीडिंग देख सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ आई आपकी तो इन दोनों का एवरेज ले लेना, कम गड़बड़ आई तो एवरेज ले लेना। अगर यदि आपके पास, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसको घूमने में क्या होता है कि मार्किंग सही से नहीं की होती है, हमारे इंस्ट्रूमेंटल का क्या है कि लिमिटेशन है, हमारी इंस्ट्रूमेंट की कुछ एक लिमिटेशन है, उसकी वजह से हो सकता है दोनों रीडिंग आपको सेम ना देखने को मिले। देखो थोड़ी बहुत लिमिटेशन है आपकी, है ना, तो इसकी वजह से दोनों रीडिंग कभी कभी सेम नहीं देखने को मिलती है। अगर बहुत मान्यूट सा अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, इन दोनों का एवरेज ले लें,
दोनों को क्या कर लें, एवरेज लें, एवरेज एंगल आपके पास मोस्ट प्रोबेबल एंगल रहेगा इस पर्टिकुलर बी का, ए ओ बी का मोस्ट पर्टिकुलर आपको एंगल देखने को मिलेगा, है ना। ओ से देखना है, ओ से ए देखना है, ए से फिर बी देखना है, ये तो पता है ना। एंगल कैसे निकालेंगे, ओ से ही निकालेंगे ना, बिल्कुल। तो ओ पे रख के ए को साइड करना है, फिर ओ पे रख के आपको बी पे कर देना, ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे किया आपने तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सीधा एंगल आपको दे देगा। जो प्लेट जितनी घूमी डायरेक्ट जो एंगल बना वो एंगल आपको डायरेक्टली मेजरमेंट हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो इजी सी बातें चल रही है। नेक्स्ट देखो आप, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल के अंदर ये लिखी हुई है सारी बातें अगर मैं पढ़ भी सकता हूँ। सेट ऑफ द थ्रोटल लाइन स्टेशन ओपे करना है, इसके बाद आपको क्या करना है 360 डिग्री, इसके बाद टाइट कर देना आपको अपर क्लेम के बारे में, सेम है। फिर आपको लूज कर देना लोअर क्लेम में, लोअर क्लेम को लूज करके आप यहाँ पर ए पे लेके आएंगे, सीधी सी बात है, सेम कर रहा है प्रोसीजर, है ना। प्रोसीजर पूरा पढ़ लो आप, जो मैं आपको इतने टाइम से बताते आ रहा हूँ सारी बातें आपको यहाँ पर सेम इतने सारे वैल्यू में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हमें यहाँ पर समझना है, तो समझने के हिसाब से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पहला मेथड हमने कर लिया, सेकंड मेथड आता है आपका रिपीटेशन मेथड, सेकंड आता है रिपीटेशन मेथड, ये तो होगा ऑर्डिनरी मेथड। अब रिपीटेशन के अंदर नाम से क्लियर है कि सर रिपीटेशन करेंगे, यहाँ पर 3 बार एंगल का मेजरमेंट हो रहा है, तो 3 बार कर लेंगे, ये वाला 3 बार एंगल का मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्यूरेसी चेक करनी होती है ना, एक्यूरेसी चेक करनी होती है। तो ये बात तो आप लोगों को पता है कि नहीं है कि हम यहाँ पर एक बार फेस लेफ्ट से ले लेते हैं सारी कैलकुलेशन, फेस लेफ्ट से, फिर फेस लेफ्ट से लेने के बाद फेस लेफ्ट से मान लेता हूँ ये एंगल आपका निकल गया है 30 डिग्री। फिर हम क्या करते हैं, फेस राइट से हम यहाँ पर चेक करते हैं, फिर फेस राइट पे करेंगे, फेस राइट पे करेंगे, फेस राइट से फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे, फेस राइट से भी 30 डिग्री आना चाहिए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एरर आती है, मान लो यहाँ पर 3 डिग्री की एरर आई, मान लो, ठीक है, 3 डिग्री की एरर आई, तो इसका मतलब पूरे एंगल मेजरमेंट के अंदर आपके पास क्या है, 3 डिग्री का अगर इन दोनों में डिफरेंस आया ना, मान लो इसका 30 आया, इसका 27 डिग्री आया, मान लेते हैं फेस लेफ्ट और फेस राइट का। फेस राइट कैसे लेंगे, तो फेस राइट करने के लिए क्या करना होता है हमें यहाँ पर, तो टेलीस्कोप मेरा ऐसे, मैं इधर मेजरमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा टेलीस्कोप ऐसे। अभी यहाँ पर मेरा वर्टिकल सर्कल अगर मेरा लेफ्ट में है, वर्टिकल सर्कल मेरा लेफ्ट में, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, फेस लेफ्ट। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर इसको फेस लेफ्ट से फेस राइट बनाऊंगा तो इसको मैं घुमा दूं 180 डिग्री, इसको घुमा दिया 180 डिग्री, लेकिन अब तो ये इधर मेरे को साइड कर रहा है, अब मेरे को कराना तो उधर है, तो ये कर देंगे। तो 2 एक्शन आपको यहाँ पर करने पड़े, कौन कौन से एक्शन करने पड़े, सबसे पहला आपको करना पड़ा क्या, ट्रांजिटिंग देन स्विंगिंग। तो 2 तरीके करने पड़ते हैं आपको, जिसके थ्रू आपके यहाँ पर फेस चेंज होती है। तो फेस चेंजिंग के लिए 2 तरीके आपके पास यहाँ पर दिखा दिए, है ना। तो फेस लेफ्ट से निकालेंगे, फेस लेफ्ट से मान लो 30 डिग्री निकल के आया, फिर फेस राइट से आप यहाँ पर कैलकुलेट करें, मान लो दोनों में अगर यदि 3 डिग्री डिफरेंस आया तो एक्चुअल में एरर कितनी होगी, एक्चुअल में एरर निकल के आएगी 3 डिग्री। अब 2 बार किया आपने मेजरमेंट, तो इसका मतलब है कि सर 1.5 डिग्री की एरर आपको यहाँ पर टोटल एंगल मेजरमेंट में देखने को मिली है, ठीक है भाई, एक बार फेस लेफ्ट से एक बार फेस राइट से, ठीक है। तो दोनों से अगर देखने को लिए मान लो कि एक से 30 आया, 27 आया, इसका मतलब 1.5 डिग्री की एरर टोटल आई है आपके पास, ठीक है, 1.5 डिग्री की एरर आपको टोटल देखने को मिली है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर निकाल लेते हैं ना, एरर अगर कभी आपको निकाल दे, ऐसे दे देगा कभी है ना आपको कि 3 डिग्री की एरर है, तो एक्चुअल एरर बताओ आप यहाँ पर, तो एक्चुअल एरर 1.5 डिग्री की है, वो तो 2 बार किया, एक बार फेस लेफ्ट से लिया, एक बार फेस राइट से लिया आपने, है ना। तो 3 डिग्री की देखने को मिली, तो डबल हो गई होगी एरर, है ना, तो 2 से डिवाइड कर देना आप, सिंपल, ठीक है। तो दोनों साइड से चेक कर लेंगे, दोनों साइड से चेक करके आपको एंगल निकाल लेना है, ठीक है, फेस लेफ्ट फेस राइट से। अगर मान लो सेम से आ रहे हैं तो फिर आप कह देंगे कि सर ठीक है, इसका एक्चुअल एंगल 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड करता हूँ रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या करते हैं, देखो 3 बार फेस लेफ्ट से लेंगे, 3 बार फेस राइट से लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपके पास कितने निकल के आएंगे, 6 आपके पास टोटल रिपीटेशन आपके निकल के आते हैं, 3 विद फेस लेफ्ट एंड 3 विद फेस राइट, ठीक है, ओके। सेम तरह से है ना, आप दोनों साइड से चेक करना होता है आप लोगों को। तो ये इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लिख सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना अगर यदि आप यहाँ पर कॉपी में लिख रहे हैं तो, कि सर वेरी एक्यूरेट वर्क के लिए आप यहाँ पर काम में लेते हैं इस पर्टिकुलर टाइप के मेथड के अंदर। यहां पर अगर मैं बात करूं, इन दिस मेथड द सेम एंगल इज एडेड सेवरल टाइम्स मैकेनिकली एंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एक्यूमुलेटेड रीडिंग बाय द नंबर ऑफ रिपीटेशंस, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर इसको पढ़ पा रहे हैं, ये भी मैं आपको ये स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूं। देखो ये क्या कह रहा है कि यहां से अगर मान लो मुझे क्या करना है कि मुझे मान लो ए से बी के बीच का मेरे को क्या लेना है, एंगल यहाँ पर मेरे को मेजरमेंट करना है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि सर ठीक है, यहाँ पर मैंने रखा, देखो वही है, वही चल रहा है आपके, है ना। तो यहाँ पर मैं 0 0 से सेट करूंगा, 0 0 से सेट करके मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लोअर टेंजेंट और लोअर क्लैंप स्क्रूज को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, इसको साइड कर दूंगा, बाइसेक्ट कर दूंगा, ठीक है, बाइसेक्ट कर दूंगा, साइड कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब क्या करूंगा, अब यहाँ पर लोअर वाले को क्या कर दूंगा, टाइट कर दूंगा, अपर वाले को क्या कर दूंगा, लूज कर दूंगा, लूज करके मैं यहाँ पर बी पे चला जाऊंगा, बी पे चला जाऊंगा, है ना। तो मान लेता हूँ यहाँ पर मैं 0 पे था, 0 से मैं यहाँ पर गया तो ये एंगल दिखा रहा है मुझे θ1, यहाँ से मुझे एंगल बता रहा है कितना, θ1, ठीक है, θ1 तक लिया है, ठीक है। तो अपर क्लैंप स्क्रू तक आपने यहाँ पर किया, सारा काम कर दिया, ठीक है। अब वापस से क्या करना, आप यहाँ पर बी पे ही रहोगे, तब क्या कर देना, अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर देना, लोअर को क्या कर देना, लूज कर देना। लोअर को लूज कर दोगे तो रीडिंग चेंज होगी क्या, नहीं होगी। फिर आप वापस से उठा के इसको यहाँ पर ले आना ए पे,
ए पे लिया है बिल्कुल। अब उसके अंदर जो रीडिंग मार्क थी वो रीडिंग कितनी मार्क थी, θ1 मार्क थी, θ1 आपकी रीडिंग मार्क है बिल्कुल ठीक है, θ1 रीडिंग मार्क है। अब यहाँ से उठा के लेके जाओ आप वापस से कर दो यहाँ तक है ना, तो यहाँ से θ2 की रीडिंग दे दी इसने है ना। अब θ2 से आपको क्या कर देना, अगेन θ2 के बाद वापस क्या कर देना आप लोगों को, अपर वाले को वापस से क्या कर देना, लूज कर देना, लोअर वाले को क्या कर देना, टाइट कर देना, कर दिया टाइट करके आप उठा के क्या कर दो, लोअर के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर उठा के ए पे लेके आए। अब ए के ऊपर आप लेके आए तो ए से आपको क्या कर देना, अब लोअर वाले को टाइट कर देना, अपर वाले को लूज कर देना, लूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि सर ठीक है यहाँ से θ2 रीडिंग थी, अब ये बढ़ने लगी, बढ़ती बढ़ती θ3 आते ठीक है। तो 0 से आपने θ3 तक ले गया, टोटल एंगल कितनी बार मेजरमेंट किया आपने, 3 एंगल मेजरमेंट किए। तो आपके पास जो एंगल निकल के आएगा ना, एंगल AOB, ये आपका निकल के आएगा कितना, θ3 डिवाइड बाय 3। इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को एक बार समझ में आ गया ना, फिर तो आप यहाँ पर बाकी सारे काम कर लेंगे ठीक है। तो ये θ3/3 कर दिया आपने, ये आपका निकल के आ गया ठीक है। तो 6 आपने किए, 3 फेस लेफ्ट से 3 फेस राइट से ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे, इन दिस वे एंगल्स कैन बी मेजर्ड टू अ फाइनल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देन दैट ऑप्टिमल विद द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर ठीक है। अब देखो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर से इतनी कम रीडिंग नहीं आती जितनी कम रीडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब देखते हैं, ये देखो सब सेम ही लिखा हुआ है आप लोगों को, 3 फेस लेफ्ट फेस राइट से सब जगह से चेक कर लेना आप लोग। बाकी बढ़ाता हूँ मैं आगे देखो अब यहाँ पर, अब आपका आ गया रीइटरेशन मेथड है ना, अब आ गया आपका रीइटरेशन मेथड, ये लो थर्ड मेथड रीइटरेशन मेथड। तो देखो ये भी आपका अनदर प्रिसाइज मेथड है। अब इसको आप यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखो कंपैरेटिवली लेस टेडियस होता है मेथड ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल। देखो हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करने का ही लेस टेडियस मेथड है आपका ये है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर भी हम यहाँ पर एक स्पेशल सा काम करते हैं ना। अब यहाँ पर भी हम मेंटोस वाला दिमाग लगाने वाले हैं खुद का है ना। अब कैसे लगाएंगे मेंटोस वाला दिमाग, तो देखो अभी आप, अब हमें क्या करना है कि हमें मान लो यहाँ पर सारे एंगल निकालने, मान लो चारों एंगल की मेरे को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है ठीक है। ओ के ऊपर रखा मैंने थोड़ा लाइट, 0 पे सेट कर देना। अब 0 पे कहीं पे भी सेट कर लो, ए पे कर लिया मैंने 0 पे सेट ठीक है, 0 पे सेट कर लो। 0 पे सेट करने के बाद क्या करना है, उसको आप टाइट कर दो। अब नीचे वाला टाइट ही रहने दो, कर दिया टाइट बिल्कुल। ऊपर वाले को क्या कर देना आप लोगों को, ऊपर वाले को लूज कर देना, अपर वाले को लूज कर देना, क्योंकि ताकि मैं यहाँ पर सारी की सारी रीडिंग हम यहाँ पर कर लें है ना ठीक है। जब अपर वाले को लूज करते हैं ना तो क्या होता है, लोअर प्लेट के रेस्पेक्ट में अपर प्लेट का क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है, तो उसके थ्रू आपकी रीडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रीडिंग हम यहाँ पर निकालेंगे, रीडिंग निकाल ली हमने, ये रीडिंग हमने यहाँ पर मेजरमेंट कर ली ठीक है, बी तक में रीडिंग मेजरमेंट कर ली। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाली रीडिंग निकाल लूँगा, ये वाली रीडिंग मेजरमेंट कर लूँगा, फिर ये वाली रीडिंग मेजरमेंट कर लूँगा, फिर ये वाली रीडिंग मेजरमेंट कर लूँगा ठीक है ओके। तो यहाँ पर चारों के चारों एंगल हम यहाँ पर एक साथ ही मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको बोल देता हूँ मैं यहाँ पर क्या, θ1, इसको बोल देता हूँ θ2, इसको बोल देता हूँ θ3, इसको बोल देता हूँ θ4 ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब ये θ2 होगा ना आपका, θ2 होगा ना, ये θ2 के अंदर θ1 की रीडिंग इंक्लूडेड है आपकी ठीक है। तो θ2 का मतलब है θ1 प्लस में कुछ एंगल एक्स्ट्रा आपका निकल के आया होगा ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं कुल मिला के बात करूँ, चारों एंगल मैंने यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर आपको बता दिया ठीक है। तो θ2 का अंदर मतलब ये θ3 है, θ4 है ठीक है। तो टोटल मिला के लास्ट में आपको रीडिंग कितनी मिलनी चाहिए, आपको यहाँ पर मिलना चाहिए 360 डिग्री की रीडिंग, यहाँ पर मिलनी चाहिए आपको कितनी, 360 डिग्री की रीडिंग। अगर मान लो कि 360 नहीं आया, 360 डिग्री और 40 मिनट निकल के आया, तो सर अब मैं क्या करूँ बताओ। सर यहाँ से मैं ए से गया था, ए से घुमा के हुए लेके गया, मैं सारे के सारे एंगल मैंने यहाँ पर मेजरमेंट किए, लेकिन 360 डिग्री 40 मिनट निकल के आया, तो सर मैं क्या करूँ। तो इसका मतलब है कि आपको जो 40 मिनट की रीडिंग निकल के आई ना, 40 मिनट का जो एरर निकल के आया, अब इसको आप बराबर बांट दो सब में है ना, सब में 10-10 मिनट बांट दो, आप यहाँ पर सब में 10-10 मिनट बांट दो, ये 10-10 मिनट की एरर सबके अंदर आई होगी ठीक है। लो बांट दिया, बस बराबर बांट देना आप लोगों को। तो डिस्क्रिपेंसी आपको जब भी निकल के आए तो आपको क्या कर देना है कि सबके सारे एंगल्स के अंदर यहाँ पर बांट देना। तो इसके थ्रू क्या होता है, थोड़ा सा आपको प्रिसाइज रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है, सिंपल है, बस यही करते हैं। देखो तो यहाँ पर लिखा है, इट इज जनरली प्रेफर्ड व्हेन सेवरल एंगल्स आर टू बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर स्टेशन ठीक है ठीक है। तो ये वाली बात आप यहाँ पर याद रख के चलना। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग सेवरिंग एंगल सक्सेसफुली एंड फाइनली क्लोजिंग द होरिजन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है। द फाइनल रीडिंग ऑफ द वर्नियर ए शुड बी सेम एज द इनिशियल रीडिंग, यानी कि 0 डिग्री 0 या 360 से चालू किया था हमने, 0 360 से चालू किया था, 0 360 पे जाके खत्म कर देना, और आपको यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपको डिस्क्रिपेंसी दिखनी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप अमंग ऑल द मेजर्ड एंगल्स के बारे में। ये प्रोसीजर आपको यहाँ पर सेम तरीके से आप देख लेना, प्रोसीजर वही सेम है आपका है ना, अभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ईजी सा प्रोसीजर है, कोई टेंशन वाली बात वैसे भी नहीं है, आप लोगों को घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं, यहाँ से नहीं पूछेगा सवाल। बाकी अगर यदि आपको लगता है तो प्रोसीजर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर ले, बाकी आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी है ना। बाकी फिर भी मैं आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं रहे। तो इस तरह से आप यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये मेरा समझाने का तरीका था आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल एंगल की कैलकुलेशन भाई इस तरह से करते हैं ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम यहाँ पर वर्टिकल एंगल्स के बारे में भी कैलकुलेशन करने की बात करेंगे ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।